27 जनवरी हमारी फर्स्ट न्यूज़ जो बात करता है एमजी नरेगा की। ये इशू बार बार न्यूज़ में आता है, हर बार इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब भी न्यूज़ आएंगी हम उसको एक फ्रेमवर्क में रख देंगे, उसी को पढ़ेंगे, वो समझ लेंगे। ये स्कीम शुरू हुई थी 2005 में, अभी इसको पूरे हो गए 20 ईयर। तो डेफिनेटली यूपीएससी प्रीलिम में मेंस में कहीं ना कोई क्वेश्चन बन सकता है। एमजी नरेगा, यहाँ पे बात करेंगे 4 पिलर की। एक आता है सोशल इंक्लूजन, आपकी कास्ट रिलीजन कोई मैटर नहीं करता, आपको यहाँ पे काम मिलेगा। सेकंड आता है जेंडर पैरिटी, आप मेल हो फीमेल हो ट्रांसजेंडर हो कोई विषय नहीं हो, आपको सबको काम मिलेगा। थर्ड आता है सोशल सिक्योरिटी, हमारे पास जॉब नहीं है तो पैसे नहीं है, हो सके हम पुअर है, तो इसमें जो पेमेंट होगा वो आपकी सोशल सिक्योरिटी की नीड को फुलफिल करेगा। साथ ही इक्विटेबल ग्रोथ, इंडिया में रूरल एंड अर्बन जो डेवलपमेंट है अनइक्वल है, ये उसको भरने का काम करेगा एमजी नरेगा। लेकिन इसमें कुछ इश्यू आते हैं। हमारा कम फोकस है एसेट क्रिएशन पे, हम गड्ढा बनाते हैं और गड्ढा भर देते हैं। फॉल्टी वर्क प्लान हो जाता है, उसका डिज़ाइन भी। हम इम्प्रॉपर सिलेक्शन करते प्रोजेक्ट का, साथ ही वर्क साइट का, कोई सर्वे नहीं करते वर्क का। इनएक्यूरेट वर्क डिज़ाइन, हमने अगर प्लान भी बनाया तो इसका एग्जीक्यूशन ठीक से नहीं कर पाते। एंड इनएडिक्वेट टेक्नोलॉजिकल सुपरविजन। कुछ सॉल्यूशन हमने लाई है। नेशनल इलेक्ट्रिकल फंड मैनेजमेंट सिस्टम, आधार सीडिंग, हो सके इस बार आधार सीडिंग पे क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि बहुत लोगों को जो काम करते उनका आधार सीडिंग नहीं हो पा रहा है, तो उनको उनका पेमेंट नहीं मिल पा रहा है। जो टैगिंग करते हम, जो एसेट हम बनाते हैं, उसका हमें स्ट्रेंथन करना है सोशल ऑडिट को। ये क्या करेंगे, ब्रिंग करेंगे मोर ट्रांसपेरेंसी ऑन अकाउंटेबिलिटी इन स्कीम में। वे फॉरवर्ड कहता है हमें यूज़ करना चाहिए आईसीटी टूल्स को, हम स्पेस टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, फोकस रखेंगे इम्प्रूविंग लाइवलीहुड रिसोर्स बेस ऑफ पीपल का, एंड डाइवर्सिफाइड करेंगे लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरियाज में। एमजी नरेगा। अब चलते आगे। ये इशू 24 जनवरी को हमने कवर किया था, जहाँ पे जो टैग करना है चिनार ट्रीज का, डिजिटल ट्री आधार। ये एक प्रोग्राम है जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट का, जहाँ पे जो चिनार ट्री है, जिसका कल्चरल सिंबल है, जम्मू कश्मीर में फेस कर रहा है थ्रेट को ड्यू टू अर्बनाइजेशन। तो हम एक प्लेट लगाएंगे, उस पर रहेगा QR कोड, ये इसकी पिक्चर है, जिस पे इंफॉर्मेशन रहेगी ट्री के जोग्राफिक लोकेशन की, उसके हेल्थ की, साथ ही ग्रोइंग पैटर्न्स की। कश्मीर में यहाँ पे एक निशाद बाग है, जिसको बनाया था जहांगीर ने, जो मुगल बादशाह थे, जो लोकेटेड है श्रीनगर में दाल लेक पे। डिजिटल ट्री आधार, हो सके यहाँ से प्रीलिम में डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन बन जाए चिनार ट्री पे। यहाँ से प्री में कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन इनडायरेक्टली मेंस में हम इसको लिख पाएंगे, सोसाइटी में, पॉलिसीज में, इथिक्स के स्टडीज में या ऐसे में। हरियाणा की जो अथॉरिटी है, नाम है उसका हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इन्होंने एक चैलेंज शुरू किया है, नशा मुक्त नायब जीवन बकेट चैलेंज, जहाँ पे फाइट अगेंस्ट ड्रग मिनांस, हमें लड़ना है ड्रग्स से। तो इसमें जो पार्टिसिपेंट रहेंगे, एक बकेट लेंगे जिसमें गंदा पानी रहेगा, डर्टी वाटर, ये सिंबलाइज करेगा हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग के एंड वायलेंस के, एंड उस बाल्टी को एम्प्टी कर देगा। तो हम दिखाएंगे क्लीन ब्रेक फ्रॉम ये विशेष से। साथ ही जो पार्टिसिपेंट है वो एक मैसेज राइट करेगा अगेंस्ट सब्सटेंस एब्यूज से, वो शपथ लेगा कि मैं अपनी लाइफ ड्रग फ्री जीऊँगा। साथ ही नॉमिनेट करूँगा 3 अदर मेंबर को इस चैलेंज के लिए। तो फर्स्ट चैलेंज लिया था मासूम शर्मा ने, ये सिंगर है हरियाणा के, फर्स्ट आर्टिस्ट टू ज्वाइन द कैंपेन।
हरियाणा के ये मोस्ट पॉपुलर लेकिन कंट्रोवर्शियल सिंगर हैं। इनका कहना है म्यूजिक एंड पॉपुलर कल्चर ये पावरफुल टूल है जो शेप देते हैं सोसाइटल वैल्यूज़ को। उनके सॉन्ग में जो ग्लैमरस दिखाता है ड्रग्स को एंड वायलेंस को, ये आप इंटरटेनमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो लेकिन ये हमारे यंग के माइंड को इन्फ्लुएंस करता है। अभी जो चैलेंज है तो इसमें हमारा एम है हम शो करेंगे कॉन्ट्रास्ट बिटवीन किस तरह से आर्टिस्ट की कमर्शियल वर्क है साथ ही उसकी रियल लाइफ है स्टैंड्स एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। ये इनडायरेक्टली हमें मेंस में काम आएगा। अब चलते आगे। 20 दिसंबर 2024 को हमने एक आर्टिकल किया था क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी का एंड जीनोसाइड का। उस आर्टिकल को हम आगे लेके जाते आज के आर्टिकल पे जीनोसाइड एंड वर्ल्ड्स अवर्टेड गेट्स, जिसको लिखा था प्रियांजलि मलिक ने। क्या है आर्टिकल देखते हैं। जीनोसाइड हमें पता है मास किलिंग कर देना। उसके लिए आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हमने कन्वेंशन लाया था जीनोसाइड कन्वेंशन ऑफ 1948, जहाँ पे जीनोसाइड को डिफाइन किया है। ये एक्ट है कमिटेड विथ इंटेंट टू डिस्ट्रॉय इन होल और इन पार्ट और नेशनल इथनिकल रैशियल और रिलीजियस ग्रुप को। अगर GS2 में या ऐसे आता है या इथिक्स में क्वेश्चन आता है हमें इंट्रोडक्शन लिख देंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल दिए ऑस्विच होलोकॉस्ट का। एक जर्मनी में प्लेस है ऑस्विच, जहाँ पे हिटलर ने 1.1 मिलियन जूस को किल कर दिया था। जर्मनी ने तब एक लॉ लाया था 1935 में नरेमबर्ग लॉज। उन्होंने निकाल ली थी जर्मन सिटीजनशिप फ्रॉम जूस से और बाकी नॉन आर्यन लोगों से। उन्होंने कहा था सिर्फ जर्मनी में आर्यन लोग रहेंगे। तब जू ने ट्राई किया था जर्मनी छोड़ने से। अब उन्होंने जर्मनी छोड़ना शुरू कर दिया लेकिन उनको फेस करना पड़ा ब्यूरोक्रेटिक ऑब्स्टेकल, जीनोफोबिया एंड एंटीसेमिटिज्म। सेकंड एग्जांपल आया है कंबोडिया से, जहाँ पे खमेर का शासन था। उन्होंने किल किए 2 मिलियन पीपल को एग्जीक्यूशन, स्टारवेशन, डिसीज से एंड एग्जॉस्शन से। उन्होंने पीपल को भूखा रख दिया, मार दिया, निकाल दिया, क्योंकि कंबोडिया को उस जो खेमर शासक था उसको कंबोडिया को अपनी सोसाइटी को रिक्रिएट करना था कुछ कम्युनिस्ट आइडल पे। जो वहाँ के रिफ्यूजी थे वो फ्लीड कर दे निकल गए नेबर कंट्रीज में और एक नई रेजिम बनाई थी फेनम फेन में आफ्टर वियतनाम इन्वेजन। लेकिन इस कंडीशन में जो इंटरनेशनल कम्युनिटी थी उन्होंने अपना रिस्पॉन्स अलग अलग दिखाया, जो वर्ल्ड वार के चक्कर में फंस गया। चाइना ने एंड वेस्ट ने सपोर्ट किया फ्लिंग खेमर शासक को एंड वियतनाम ने एंड USSR ने सपोर्ट किया न्यूली इंस्टॉल्ड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को। कंबोडियन जीनोसाइड। अब चलते रवांडा। 1994 में एक मूवी आई थी होटल रवांडा नाम की 2004 में। मूवी काफ़ी अच्छी है, अगर आपके पास टाइम है मूवी देख लीजिए। तो 1994 में रवांडा में 10 लाख जो माइनॉरिटी थे तुसी, उनको मार दिया बाय मेजोरिटी हुतू ने सिर्फ 100 डेज में। तब वहाँ पे UN पीसकीपर फोर्सेस थी लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए। रवांडा 1994। डारफर जो आता है सूडान में, वहाँ पे भी सेम किलिंग हुई 2005 में। 2 लाख पीपल को मारा गया। अभी वो वायलेंस सूडान में चल रहा है और हो सके जीनोसाइड फिर से और बन जाए। लेकिन जो इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ है, बाकी दुनिया है, उनका पूरा ध्यान रह रहा है यूक्रेन पे एंड गाजा पे। डारफर पे सारा इग्नोर चल रहा है। गाजा में उसके बाद जो इवेंट हो रहे हैं तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इन्होंने एग्जामिन करना शुरू किया है क्या इजराइल को हम गिल्टी कर सकते हैं जीनोसाइड में अंडर केस जो फाइल की है ICJ में साउथ अफ्रीका ने। उसके बाद ICC ने वारंट इशू किया है अगेंस्ट
इसराइल के प्राइम मिनिस्टर, वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर फॉर वार क्राइम्स एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के लिए। साथ ही अरेस्ट वारंट भी निकला है हमास के लीडर को। गाजा में यूनाइटेड नेशन ने एस्टिमेट किया है 92% वहाँ के होम डिस्ट्रॉयड हो चुके हैं, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉयड है, स्कूल डिस्ट्रॉयड है। वहाँ की जो एंटर पॉपुलेशन है उनको डिस्प्लेस हो रहा है मल्टीपल टाइम्स, यहाँ से वहाँ से वहाँ। इसराइल को राइट है अपना बचाव करने का। हम बात करेंगे हमास एक्शन की जो उन्होंने अक्टूबर 2023 में किया था। ये इंडिफेंसिबल है, लेकिन व्हेन डज सेल्फ डिफेंस क्रॉस कर जाता है इनटू जिनोसाइड में, कहीं कुछ लाइन है कि नहीं है? वेयर इज दैट लाइन? आपका सेल्फ डिफेंस क्यों जिनोसाइड में बदल जा रहा है? अब चलते आगे। यह आर्टिकल बात करता है क्या स्टेट गवर्नर को स्टेट यूनिवर्सिटी का हेड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। गवर्नर का ड्यूल रोल होता है स्टेट में। गवर्नर की जो पावर है वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, दो कैटेगरी आती है। फर्स्ट आती है वो बाउंड है एक्ट ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो आर्टिकल 163(1) में कहा जाता है। सेकंड आता है जो स्टैट्यूट में उसको मिला है किसी लॉ के माध्यम से, जैसे रोल ऑफ चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के, जहाँ पे वो एक्ट करते अपने डिस्क्रिप्शन पे इंडिपेंडेंट ऑफ मिनिस्ट्रियल एडवाइस। इस वजह से क्या होता है, गवर्नर बाईपास करते मिनिस्ट्रियल एडवाइस को इन क्रिटिकल यूनिवर्सिटी मैटर्स में, जैसे अपॉइंट करना है वाइस चांसलर को, नॉमिनेट करना है मेंबर्स टू यूनिवर्सिटी बॉडीज़ के, साथ ही अप्रूव करना है सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन को। यहाँ पे एक बॉक्स दिया है, यहाँ पे दिया है प्रेसिडेंट जो विजिटर होते सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के, एंड गवर्नर जो चांसलर होते स्टेट यूनिवर्सिटी के। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है GS2 में क्या सिमिलरिटीज है, क्या डिफरेंसेस है। सिमिलरिटी काफ़ी ज़्यादा है, डिफरेंस भी उतने। प्रेसिडेंट फंक्शन करते थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से माध्यम से, जहाँ पे प्रेसिडेंट से कंसल्ट होती है फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ यूनिवर्सिटी बॉडीज एंड अप्रूवल ऑफ स्टैट्यूट्स। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी लॉज है वो रिक्वायर करते हैं स्टैट्यूट अलॉन्ग विथ अदर टाइप्स बिफोर लेजिस्लेचर ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, जिसको कहा जाता है ऑर्डिनेंसेस एंड रेगुलेशन। ये आपको पार्लियामेंट के सामने रखना होता है। लेकिन गवर्नर एक्ट करते अनलैटरली वाइल परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन फॉर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए। वो बाईपास करते स्टेट का मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट को पूरी तरह से। स्टेट यूनिवर्सिटी लॉ मैंडेट नहीं करता है आप अपने काम को, डेलीगेट लेजिस्लेशन को, स्टेटस को, ऑर्डिनेंस को, रेगुलेशन को रखे लेजिस्लेटर के सामने। हमारे सामने चैलेंजेस है। अगर गवर्नर स्टेट के हेड है तो क्या चैलेंजेस आते हैं? फर्स्ट आता है ड्यूअल अथॉरिटी सिस्टम, जहाँ पे दो तरह पे काम चलता है। स्टेट गवर्नमेंट फंड देती है यूनिवर्सिटी को, एंड गवर्नर उनके पास पावर है विदाउट कॉरस्पॉन्डिंग अकाउंटेबिलिटी। तो यूनिवर्सिटी को दो मास्टर को सर्व करना होता है, दोनों की डिमांड अलग होती है। सेकंड आता है एडमिनिस्ट्रेटिव पैरालिसिस। अगर डिसएग्रीमेंट हो जाता है गवर्नर्स एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में तो डिले हो जाता है अपॉइंटिंग VC में। यह अफेक्ट करता है एरियाज सच एज अपॉइंटमेंट ऑफ बाकी स्टाफ, प्रोजेक्ट्स, इवन अवार्डिंग डिग्रीज। थर्ड आता है गवर्नर का लिमिटेशन। मेनी गवर्नर लैक करते एकेडमिक क्वालिफिकेशन, साथ ही एक्सपीरियंस जो नेसेसरी हो टू इफेक्टिव गाइड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को। वो रिलाय होते ऑन लिमिटेड नॉन ट्रांसपेरेंट एडवाइस पे। उसके बाद उसके क्वेश्चन हमारे सामने दिखते हैं। फोर आता है ये कॉम्प्रोमाइज करता है प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म का। हम अलो करते गवर्नर्स को जो अपॉइंट होता है सेंटर से, आप कंट्रोल कीजिए स्टेट इंस्टीट्यूशन को। इसके लिए कुछ रिफॉर्म आए थे, कुछ कमीशन आए थे, उन्होंने कुछ बातें कही, अपने रिकमेंडेशन दे। फर्स्ट आता है राजमन्नर कमीशन, जिसको तमिलनाडु ने बनाया था
1967 में। उन्होंने कहा था गवर्नर्स का जो स्टैट्यूटरी मीनिंग होता है फंक्शन का, उसमें फंक्शन अंडर आर्टिकल 163 सब क्लॉज 1 भी आता है। उस वजह से जो गवर्नर है वो परफॉर्म करेंगे अपनी स्टैट्यूटरी फंक्शन को एज अ चांसलर, जो एडवाइस देगा स्टेट गवर्नमेंट। सेकंड आता है सरकारिया कमीशन। उन्होंने रिकॉग्नाइज किया था गवर्नर के रोल को एज अ चांसलर इज अ स्टैट्यूटरी नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल, मस्ट बी डिपेंड बाय स्टेट लॉज। गवर्नर का जो चांसलर का रोल है ये स्टेट लॉ से चलता है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन से। इन्होंने रिकमेंड किया था गवर्नर को कंसल्ट करना चाहिए चीफ मिनिस्टर के साथ, साथ ही रिटर्न करना चाहिए अपने इंडिपेंडेंट जजमेंट को इन यूनिवर्सिटी मैटर्स में। थर्ड आया था वेंकटचलैया कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू ऑफ वर्किंग कॉन्स्टिट्यूशन, 2002 में आया था। उन्होंने कहा था जो गवर्नर है उनको पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी होनी चाहिए। हम एक क्लियर डिफिनेशन बनाएंगे चांसलर के फंक्शन को, उनका सपोर्टिव रोल होना चाहिए रैदर देन अथॉरिटेटिव रोल। हमें हमारे यूनिवर्सिटी को ग्रेटर ऑटोनॉमी देनी चाहिए। फिर आता है MM पंची कमीशन, जो बना था 2007 में। उन्होंने कहा है गवर्नर को फोकस देना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, मतलब उनकी स्टैट्यूटरी ड्यूटी हम निकाल देंगे, और अवॉइड करना चाहिए स्टैट्यूटरी रूल्स लाइक दैट ऑफ चांसलर टू प्रिजर्व डिग्निटी ऑफ ऑफिस। उन्होंने सजेस्ट किया था स्टेट्स को अपॉइंट करना चाहिए इमिनेंट एकेडमिक्स को और एक्सपर्ट को एज अ चांसलर। हमें इंश्योर करना है एकेडमिक इंडिपेंडेंस, साथ ही प्रिवेंट करना है कॉन्फ्लिक्ट्स को। हमारे सामने कुछ वे फॉरवर्ड से कुछ 4 मॉडल की हम बात करेंगे। फर्स्ट आता है गवर्नर एज अ सेरेमोनियल चांसलर मॉडल। हम रिमूव करेंगे गवर्नर के डिस्क्रिप्शन पावर को, मैंडेट देंगे आप एक्ट कीजिए एडवाइज ऑन स्टेट काउंसिल मिनिस्टर इन यूनिवर्सिटी मैटर्स में। मतलब यहाँ पे गवर्नर सिर्फ सेरेमोनियल मॉडल रहेंगे, सेरेमोनियल चांसलर। हमको आपको वहाँ बेटा देंगे, आप हमारे हिसाब से काम कीजिए। सेकंड आता है चीफ मिनिस्टर एज अ चांसलर ऑफ मॉडल। ये बात हो सकती है, यूनिवर्सिटी के चांसलर रहेंगे चीफ मिनिस्टर, लेकिन क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं जो सेरेमोनियल रोल है डज नॉट सूट अ पावरफुल पॉलिटिकल फिगर के लिए। थर्ड मॉडल आता है स्टेट अपॉइंटेड चांसलर। स्टेट अपॉइंट करेंगे चांसलर को। तेलंगाना ने 2015 में ये ट्राई किया था, जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है सेरेमोनियल चांसलर को। फोर्थ आता है चांसलर इलेक्टेड बाय यूनिवर्सिटी बॉडीज मॉडल, जहाँ पे यूनिवर्सिटी बॉडीज एंड एलुमनी वो इलेक्ट करते सेरेमोनियल चांसलर को, जैसे ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में होता है। इन चारों में से हमें बेस्ट मॉडल लगता है स्टेट अपॉइंटेड चांसलर मॉडल। ये मोस्ट प्रैक्टिकल है इंडिया में। हम प्रोवाइड करेंगे अपॉइंटेड डिस्टिंग्विश्ड एकेडमिक्स और पब्लिक फिगर को एक्सक्लूडिंग पॉलिटिशियन एज अ चांसलर। एंड मदन मोहन पंची कमीशन ने भी यही बात कही थी। हमें रिफॉर्म करना है स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को। हमें कुछ केयरफुल बैलेंस बना के रखना होगा की प्रिंसिपल का, जैसे इंश्योर करना है अकाउंटेबिलिटी टू इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट की। हम मिनिमाइज करेंगे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, प्रमोट करेंगे इंस्टीट्यूशनल सेल्फ गवर्नेंस को, साथ ही फोस्टर करेंगे एकेडमिक फ्रीडम को। यहाँ से प्रीलिम में क्वेश्चन बन सकता है थायराइड ग्लैंड का। ये होती है थायराइड ग्लैंड, ये प्रोड्यूस करती है थायरोक्सिन, जो इम्पोर्टेंट है हमारे बॉडी फंक्शन में। लेकिन ये जब कम हो जाता है तो हमें हाइपोथायराइड हो जाता है, या बढ़ जाता है तब हमें हाइपरथायराइड हो जाता है। इसको कहते हैं थायरोइडिटिस। हमारे थायराइड ग्लैंड में ये इन्फ्लेमेशन कर देता है थायराइड ग्लैंड। अब चलते आगे। यहाँ से कुछ प्री के कीवर्ड कवर होते हैं। फर्स्ट आता है क्रोनिक प्रिलिमिनरी एस्पिरिलोगलिसिस, CPA।
ये एक इन्फेक्शन होता है कॉज बाय एस्पेरिगुलिस फिमिगट्स, एक फंगस है जो स्ट्राइक करता है इम्यूनो डिफिशिएंसी को। यहाँ से प्रीक्लेन बन सकती है कि एक क्रोनिक लंग डिसीज है जो अकर करता है कॉमनली इन प्री एग्जिस्टिंग लंग कैविटीज़ में। इट मोस्टली अकर इन पोस्ट टीबी और एक्टिव टीबी। अगर आपको टीबी हो चुकी है या आपको अभी टीबी है तो हो सके आपको ये सीपीए हो जाए, क्रोनिक पुल्मोनरी एस्पेरिलोग्लिसिस। तो उसके लिए एक एंटीबॉडीज दी जाती है जब आपका टीबी का कोर्स पूरा हो जाता है, एस्पेरिलोग्लूस। सेकंड आता है यहाँ पे इपिडेमिक ड्रॉप्सी, ये उसकी पिक्चर है। कॉज बाय कंजम्पशन ऑफ एडिबल ऑयल्स। अगर आपने ये एडिबल ऑयल खाया है, कंज्यूम किया है, तो आपको हो सकता है। जो कंटेमिनेंट होता है ऑयल फ्रॉम आर्गेमेनो मैक्सिकाना, एक पॉपी है जो मैक्सिको की ओरिजिन है। यहाँ से प्रीक्लाइन बन सकती है। यह है वो मैक्सिकन पॉपी अर्जिमोनो मैक्सिकाना। अब चलते हैं आगे। ये न्यूज़ से हमें प्रीवियस क्वेश्चन बन सकता है M23 रिबेल ग्रुप। ये न्यूज़ हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। M23 रिबेल ग्रुप जो ईस्टर्न कांगो में एक्टिव है। ये क्वेश्चन ये न्यूज़ यूपीसी प्री में पूछी जा सकती है। M23 रिबेल ग्रुप। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।